समुद्र की लहरों के नीचे रंगीन मूंगा चट्टानों और चमचमाती मछलियों से भरे एक जीवंत साम्राज्य में मैरिस नाम की एक युवा जलपरी रहती थी। जब वह समुद्र की धाराओं में शालीनता और आसानी से तैर रही थी तो उसकी पूंछ सूरज की रोशनी में चमक रही थी। मैरिस के पास एक उपहार था। वह समुद्री जीवों से बात कर सकती थी और अपनी पूंछ के झटके से पानी के प्रवाह को नियंत्रित कर सकती थी। हालांकि वह हमेशा समुद्र के पार की दुनिया के बारे में जानने को उत्सुक रहती। एक दिन समुद्र तल की खोज करते समय मैरिस की नजर एक प्राचीन कलाकृति पर पड़ी। एक पन्ना हरा मोती जो अलौकिक रोशनी से चमक रहा था। जैसे ही उसने इसे अपने हाथों में लिया, उसके दिमाग में एक गहरी आवाज गूंज उठी। मैरिस, जंगल बुला रहा है। जमीन और समुद्र के बीच जादू का संतुलन खतरे में है। केवल आप ही सद्भाव बहाल कर सकते हैं। मैरिस हैरान थी। जंगल, उसने डॉल्फिन से घने जंगलों और ऊंचे पेड़ों की कहानियां सुनी थीं, जो कभी कभी तट के पास तैरती थीं, लेकिन उसने कभी अपने पानी वाले घर को छोड़ने की कल्पना नहीं की थी। फिर भी मोती की आवाज ने उसे तात्कालिकता और कर्तव्य की भावना से भर दिया। अपने माता पिता, समुद्र के राजा और रानी के आशीर्वाद से वह तैरकर किनारे की ओर चली गई, जहां समुद्र जंगल से मिलता था। जैसे ही मैरिस पानी से बाहर निकली, उसकी चमचमाती पूंछ पैरों में बदल गई और उसने खुद को नरम रेत पर खड़ा पाया। वह पानी के नीचे किसी भी मूंगे से भी ऊंचे पेड़ों को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उनकी छतरियां ऊपर एक हरे रंग का कंबल बना रही थीं। हवा गीली धरती की गंध और दूर के प्राणियों की आवाज से घनी थी। एक क्षण के लिए वह झिझकी। क्या वह, समुद्र का एक प्राणी, इस अजीब नई दुनिया में जीवित रह सकती है? मोती की पुकार का पालन करने के लिए दृढ़ संकल्पित मैरिस जंगल की गहराई में चला गया। उसका हर कदम उसे विस्मय से भर देता था। उसे अजीब और शानदार जानवरों का सामना करना पड़ा। मछली के तराजू के समान चमकीले पंखों वाले पक्षी और चपलता के साथ एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर झूलते बंदर, जो उसे लहरों के माध्यम से उड़ने वाली डॉल्फिन की याद दिलाते। सुंदरता के बावजूद मैरिस को एहसास हो गया था, कुछ गड़बड़ है। पेड़ मुरझाने लगे, उनकी पत्तियां मुरझा गईं, और जिन जलधाराओं से वह गुजरी वे धुंधली थीं, जो उसके समुद्र के घर के साफ पानी से बहुत दूर थीं। जैसे ही वह जंगल के बीचों बीच आगे बढ़ी, मैरिस की मुलाकात केल नाम के एक बुद्धिमान बूढ़े तोते से हुई। उम्र के साथ उनके पंख सुस्त हो गए थे, लेकिन उनकी आंखें जान से चमकती थीं। समुद्र से जल परी, केल चिल्लाया। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। जंगल तुम्हारे जादू की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन मैं ही क्यों? मैरिस ने पूछा। मैं समुद्र का हूँ, जमीन का नहीं। केल ने अपना सिर झुकाया और अपने पंख फड़फड़ाए। जादू जमीन या समुद्र से बंधा नहीं है, युवा। प्रकृति के बीच संतुलन नाजुक है, और जब एक पक्ष लड़खड़ाता है तो दूसरे को इसका दर्द महसूस होता है। जंगल का जादू फीका पड़ रहा है, और इसके बिना जमीन और समुद्र दोनों को नुकसान होगा। मैरिस ने जंगल में केल का पीछा किया और संकट के बारे में बताते हुए उसे ध्यान से सुना। जंगल का जादू, जो कभी जीवंत और जीवंत था, अब एक अंधेरी शक्ति द्वारा खत्म किया जा रहा था। नदियां सूख रही थीं, जानवर अपने घर खो रहे थे, और पौधे जो कभी लंबे और मजबूत हो गए थे, मुरझा रहे थे। इस असंतुलन के पीछे दोषी एक रहस्यमय जादूगरनी थी, जिसने हाल ही में जंगल के भीतर निवास किया था। उसकी शक्ति जंगल में अब तक देखी गई किसी भी चीज से भिन्न थी, और वह हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होती जा रही थी। जादूगरनी अपने फायदे के लिए जंगल की जीवन शक्ति को खत्म कर देती है, केल ने समझाया। वह काले जादू का प्रयोग कर रही है, वह जादू जिसका अस्तित्व प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए नहीं है। यदि वह अनियंत्रित जारी रही तो जंगल और समुद्र दोनों अराजकता में पड़ जाएंगे। मैरिस को जिम्मेदारी की बढ़ती भावना महसूस हुई। हालांकि वह जंगल में नई थी, फिर भी वह इससे मुंह नहीं मोड़ सकती। यदि समुद्र खतरे में था तो उसके पास कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जादूगरनी को रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित मैरिस ने जंगल के प्राणियों से मदद मांगी। उसे केल द्वारा अन्य लोगों से मिलने के लिए निर्देशित किया गया था, जिन्होंने संतुलन बहाल करने की उसकी इच्छा साझा की थी। एक एक करके जंगल के जानवर उसकी सहायता के लिए आगे आए। उसके साथ शामिल होने वाला पहला व्यक्ति तारो नाम का एक बुद्धिमान जगुआर था, जिसने लंबे समय तक जंगल के दिल की रक्षा की थी। उसकी सुनहरी आंखें प्रचंड संकल्प से चमक रही थी। मैंने देखा है कि यह जादूगरनी कितना विनाश लाती है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, जलपरी।
इसके बाद नायला आया, एक चतुर कैपुचिन बंदर जिसका तेज दिमाग और तेज हाथ अमूल्य साबित हो। हमें ताकत और जादू से कहीं अधिक की आवश्यकता होगी, नायला ने मुस्कुराते हुए कहा। हमें एक योजना की आवश्यकता होगी। अपने नए सहयोगियों के साथ मैरिस जादूगरनी का सामना करने और जंगल के जादू को बहाल करने की खोज में निकल पड़े। हालांकि जैसे जैसे वे जंगल में गहराई तक गए, चुनौतियां बढ़ती गईं। अजीब लताओं ने उनका रास्ता फिसा लिया, जहरीले पौधे खिल गए और अंधेरी परछाइयां उनके हर कदम का पीछा करती नजर आईं। एक रात जब वे तारों की छत्रछाया में आराम कर रहे थे, तारों ने जंगल की एक प्राचीन कथा साझा की। जंगल के केंद्र में एक प्राचीन कुआं है जो शुद्ध अछूता जादू का स्रोत है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इसे पीते हैं उन्हें भूमि पर जीवन बहाल करने की शक्ति मिलती है, लेकिन यह भयंकर आत्माओं द्वारा संरक्षित है और कोई नहीं कभी उस तक पहुंचे हैं। मैरिस ने ध्यान से सुना। ऐसा लगता था कि कुआं ही उनकी एकमात्र आशा थी, लेकिन वह जानती थी कि यात्रा आसान नहीं होगी। कई दिनों की यात्रा के बाद मैरिस और उसके साथी जादूगरनी के क्षेत्र के किनारे पर पहुंच गए। एक समय हरा भरा और जीवंत जंगल अब एक बंजर भूमि था। पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे कंकाल की अंगुलियां आकाश की ओर बढ़ रही हों। नदियां कीचड़ में बदल गई थीं और हवा सरन की दुर्गंध से भरी हुई थी। इस उजाड़ के केंद्र में जादूगरनी की मांद थी, कांटेदार लताओं से ढका एक विशाल पत्थर का किला। ऊपर काले बादल मंडरा रहे थे और जमीन ही काले जादू से स्पंदित हो रही थी। मैरिस ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ गई। उसका दिल डर से धड़क उठा, लेकिन वह जानती थी कि वह पीछे नहीं हट सकती। तारो, नायला और केल के साथ उन्होंने किले की ओर अपना रास्ता बनाया। जो भी उनके अंदर इंतजार कर रहा था उसका सामना करने के लिए तैयार थे। जैसे ही वे जादूगरनी की मांद में दाखिल हुए, उन्हें एक भयानक खामोशी का सामना करना पड़ा। हवा ठंडी और शांत थी और परछाइयां दीवारों पर नृत्य करती हुई प्रतीत हो रही थी। कमरे के मध्य में जादूगरनी बैठी थी, उसकी आंखें अंधेरी शक्ति से चमक रही थीं। तो छोटी जलपरी मुझे चुनौती देने आई है, जादूगरनी ने फुसफुसाया। आपने बहुत देर कर दी है। जंगल का जादू अब मेरा है और जल्द ही समुद्र भी गिर जाएगा। मैरिस लंबी खड़ी थी, उसकी आवाज स्थिर थी। आप जमीन और समुद्र के जादू को नियंत्रित नहीं कर सकते। इसका स्वामित्व कभी नहीं बनाया गया था। जादूगरनी हंसी, एक क्रूर और खोखली आवाज। तुम मूर्ख हो छोटी जलपरी, मैंने पहले ही जंगल से उसकी शक्ति खत्म कर दी है। तुम संभवतः क्या कर सकते हो? जादूगरनी ने अपने हाथ के छटके से काले जादू की एक धारा को बुलाया, जिसे वह मैरिस और उसके दोस्तों की ओर बहने लगी। लेकिन मैरिस तैयार थी। अपनी कलाई के छटके से उसने जादूगरनी के हमले का मुकाबला करने के लिए शुद्ध क्रिस्टल स्पष्ट पानी की लहर को बुलाते हुए समुद्र के जादू को बुलाया। लड़ाई जारी रही। मैरिस और जादूगरनी के बीच भयंकर संघर्ष हुआ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैरिस ने कितना संघर्ष किया। जादूगरनी की शक्ति और भी मजबूत होती गई। हताश होकर मैरिस को एहसास हुआ कि वह अकेले जादू से जादूगरनी को नहीं हरा सकती। उसे जंगल की शक्ति की आवश्यकता। केल, तारो, नायला, मैरिस ने पुकारा, हमें जादू के कुएं तक पहुंचने की जरूरत है। यही एकमात्र रास्ता है। तीनों ने सिर हिलाया और जल्दी से मैरिस को किले के भीतर एक छिपे हुए रास्ते से ले गए। सुरंग के अंत में वे एक छिपे हुए ऊपन में उभरे, जहां प्राचीन कुआं खड़ा था, जिसका पानी नरम सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के मैरिस कुएं के पास पहुंची और अपने हाथ पानी में डाल दिए। जैसे ही ठंडे तरल पदार्थ ने उसकी त्वचा को छुआ, उसे ऊर्जा का ऐसा उछाल महसूस हुआ जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। जंगल का जादू उसके अंदर बहता था, उसकी समुद्र जनित शक्तियों के साथ पूर्ण सामंजस्य में घुल मिल जाता था। अपनी नई ताकत के साथ मैरिस युद्ध के मैदान में लौट आई। जादूगरनी ने व्यंग्य किया, लेकिन उसकी आंखों में अनिश्चितता की चमक थी। मैरिस ने घोषणा की, यह अब समाप्त होता है। जंगल और समुद्र के संयुक्त जादू को प्रसारित करते हुए मैरिस ने ऊर्जा की एक शक्तिशाली लहर छोड़ी जो जादूगरनी के ऊपर बह गई। काला जादू टूट गया और जादूगरनी ने गुस्से से चीख निकाली, क्योंकि वह रोशनी में घिर गई थी। आखिरी क्षण में वह चली गई। जादूगरनी की हार के साथ जंगल ठीक होने लगा। पेड़ एक बार फिर लंबे और मजबूत हो गए, नदियां साफ और निर्मल बहने लगीं और जानवर अपने घरों को लौट गए। न केवल जंगल में बल्कि समुद्र में भी जादू का संतुलन बहाल हो गया था। मैरिस जंगल के किनारे खड़ा होकर समुद्र की ओर देख रहा।
उसने जान लिया था कि सच्चा जादू शक्ति या नियंत्रण के बारे में नहीं है, बल्कि संतुलन और सद्भाव के बारे में है। जंगल के प्राणियों के साथ मिलकर काम करके उसने न केवल अपना घर बचाया था, बल्कि उनका भी घर बचाया था। केल, तारो और नायला उसके पास खड़े थे। उनकी आंखें कृतज्ञता से भरी थीं। अपने जंगल को पुनर्स्थापित करने के अलावा और भी बहुत कुछ किया है मैरिस, केल ने कहा। आपने हमें एकता का महत्व सिखाया है।